नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने भारतीय संविधान को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में संवैधानिक विकास को पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वहाँ से स्टार्ट वहाँ से लेकर के हमने 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम से तक के पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके बाद जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन हुआ था, तो संविधान सभा के संबंध में भी सभी तथ्य को अच्छे से पढ़ लिया था। तो उसके बाद हम जो है आज के वीडियो में पढ़ेंगे उसके आगे संविधान के स्रोत। तो संविधान के विदेशी स्रोतों को पढ़ेंगे। हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में किन किन देशों के संविधान को से क्या क्या लिया गया है। उसके बाद हम हमारा भारतीय संविधान कितने भागों में बटा हुआ है, 22 भागों में। तो 22 भागों में बटा हुआ है, तो किस भाग में कौन से विषय आते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, तो अनुसूची जो है मूल संविधान बनने के समय अनुसूची जो है कितने थे, 8। अभी वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो पूरे इन 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे और इन अनुसूचियों में क्या क्या है उन सभी तथ्यों को देखेंगे। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के स्रोतों को देखेंगे, और ये जो है स्रोतों में हम किन स्रोतों की बात करेंगे, विदेशी स्रोतों की बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों में, अर्थात भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों को पढ़ा गया था। उन संविधानों से कुछ कुछ शब्द लिए हैं, कुछ बदलाव करके भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो 60 से अधिक देशों के संविधानों को लिया गया है। यहाँ हम जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जो जहाँ से लिए गए हैं जिस देश से, उन्हें पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान का मेन स्रोत किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान का जो सबसे प्रमुख स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 हम भारत शासन अधिनियम पढ़े थे, वहाँ उसे हम संविधान का भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत मानते हैं। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद जो है उसको यहाँ से लिया गया है, उसके कुछ शब्दों में परिवर्तित करके, कुछ प्रावधानों में परिवर्तित करके लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। संविधान में कुछ भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से 250 जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो सबसे बड़ा स्रोत जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम था। चलिए, अब हम जो है यहाँ भारत के विदेशी स्रोत हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ से भारतीय संविधान में क्या क्या लिए गए हैं देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रावधान क्या है जिसे अमेरिका से लिया गया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के शब्द, तो प्रस्तावना के शब्द को लिया गया है अमेरिका से, ना कि पूरे प्रस्तावना को। तो उसमें कौन से शब्द, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस वर्ड को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्या है, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, तो न्यायपालिका की पृथककरण वाला सिद्धांत यहाँ से लिया गया है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी लिया गया है, जिसे बाद में संशोधन के दौरान जोड़ा जाता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो न्यायिक पुनर्विलोकन लिया, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया है। इसके साथ साथ जो न्यायाधीश हैं उनके पद कैसे हटाया जाए उस प्रक्रिया को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका में देखने को मिलता है, तो यह भी भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला है लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका को भी याद रखना है आपको, अमेरिकी संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, तो न्यायिक पुनर्विलोकन उसके साथ साथ उसकी सिस्टम प्रणाली कैसे है उसे भी। और उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति पद अमेरिका में देखने को मिलता है, तो वहां से भारत ने भी उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो इतने तथ्यों को, ये सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब चलिए आगे देखेंगे। अब ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है विधि का शासन। तो विधि का शासन हमारे भारत में भी देखने को मिलता है, तो इसे कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन का है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। और द्विसदनीय व्यवस्था, सदन का 2 होना, एक राज्यसभा एक लोकसभा, तो द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। तीसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो विधि का शासन और विधि निर्माण की प्रक्रिया, जैसे विधि निर्माण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास किया जाता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। तो वैसे वहां भी 2 सदनों से पास करके वहां के किनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, तो वहां ताज का रूल रहता है वहां, तो वहां जो है रानी या राजा से हस्ताक्षर किया जाता है, ठीक, तब जाके विधि बनता है। तो ऐसी जो है ये हमारे भारत में भी लिया गया है विधि निर्माण की प्रक्रिया को ब्रिटेन से। फिर अगला देखिए सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भी ब्रिटेन की देन है।
विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। तो विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका रहता है, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हो गया, तो जो उनकी भूमिका रहता है कि जो अंतिम में सभी का चुनाव प्रक्रिया कराने के बाद किसी निर्णय में अगर फैसला लेना है तो सभी का निर्णय होने के बाद, प्रस्ताव रखने के बाद जो फैसला लिया जाता है अध्यक्ष, तो विधायिका में अध्यक्ष का जो भूमिका रहता है वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, तो संसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। और आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा सदस्यों को निर्वाचन की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखिए रूस से क्या क्या लिया हुआ है, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। तो रूस से मूल कर्तव्य जो है इसे बाद में, मूल कर्तव्य को बाद में ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, तो ये जो है रूस से लिया गया था मूल कर्तव्य को। अगला है प्रस्तावनाओं में न्यायिक आदर्श, तो जो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श दिखते हैं, कौन से 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय दिखते हैं, वह जो है रूसी क्रांति से लिया गया है। तो रूसी क्रांति हुआ था, वहीं से न्यायिक आदर्श को लिया गया है प्रस्तावना में। तो 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलेगा। प्रस्तावना को जब डिटेल से पढ़ेंगे वहां हम सब पे चर्चा फिर से करेंगे। अगला देखिए कनाडा, तो कनाडा से क्या लिए हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था देन है कनाडा का। देखिए संघीय व्यवस्था कनाडा का है और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की देन है। अगला है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो शक्तियों का वितरण भी यहां से लिया गया है। तो शक्तियों का वितरण देखिए यहां से ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लेते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शक्तियों को 3 तरह से वितरण किया जाता है, 3 प्रकार से। केंद्र के संघ वाले सूची में रहता है, राज्य का राज्य सूची में रहता है, और तीसरा समवर्ती सूची। तो वितरण की प्रक्रिया जो है यहाँ कनाडा से लिया गया है, तथा जो समवर्ती सूची है, तीसरा वाला समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए राज्यों में राज्यपाल के द्वारा केंद्र द्वारा नियुक्ति, तो यह राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है, ये भी कहाँ कनाडा से लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा, यह कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, तो उच्चतम न्यायालय परामर्शी न्याय निर्णयन होगा। तो उच्चतम न्यायालय जो है किसी भी मामले में परामर्श दे सकता है, यह कनाडा से लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं, तो वही देखें संघीय व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था, ये दोनों कनाडा से लिए गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया से देखिए समवर्ती सूची पहले देख चुके हैं इसे। उसके अलावा व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, तो ये सभी प्रावधान व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया की देन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से आप 2 याद रखें, स से समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, ये दोनों कहां से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसके और कौन कौन से देशों से लिया गया है। तो यह है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी को, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया, अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रणाली से किया जाता है, तो यह भी आयरलैंड की देन है। तो आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्र की निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, तो राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, मनोनीत किया जाता है जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को, वह भी। अब फ्रांस से देखिए, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था को लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था अर्थात जो देश के प्रमुख है वह किनके द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाएगा, तो यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, ये फ्रांस से लिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ये जो है कहाँ देखने को मिलता है, प्रस्तावना में देखने को मिलता है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से देखिए आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपातकालीन उपबंध और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, तो ये हमारे भारतीय संविधान के लिए प्रमुख विदेशी स्रोत है। तो इनको एटलीस्ट आप लोग को इतना का याद रखना है, जितना हम वही पढ़े हैं इतना सभी देशों का आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा भी 60 से अधिक देशों, तो बहुत सारे देशों से लिया गया है, और ज्यादातर स्रोत जो है कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, यहां से लगभग 250 अनुच्छेदों को एज इट इज या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करके उसके शब्दों में जो है भारतीय संविधान में लिया गया है 250 के आसपास के अनुच्छेदों को। तो चलिए ये हो गया हमारा भारत के संविधान के लिए विदेशी स्रोत। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान के भागों को। तो देखिए भारतीय संविधान के भागों को कैसे, तो पहले समझ लेते हैं भारतीय संविधान में क्या क्या है। तो भारतीय संविधान में आप लोग को मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, एक रहेगा भाग, दूसरा होगा अनुच्छेद, और तीसरा होगा अनुसूची।
ठीक, तो ये 3 भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले भाग क्या होता है, तो भाग जो है ये किसी इसमें विषय दिए रहेंगे, एक मुख्य विषय समझते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए एक पुस्तक है, तो एक पुस्तक है, तो एक पुस्तक लिख रहे हैं, तो ये मान लीजिए ये भारत का संविधान है पुस्तक, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस पुस्तक को अगर समझना है तो हम सबसे पहले उसका क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हमें उसका इंडेक्स देखना रहता है, विषय वस्तु क्या है। तो उस इंडेक्स में जो हमें अध्याय दिखाई देंगे, जो जो अध्याय रहेंगे, तो वही अध्याय को आप समझ सकते हैं भाग है। इस अध्याय में जिस विषय में बात करना हो, इस भाग का विषय दिया रहता है, ठीक। अध्याय है तो भाग को आप अध्याय समझ ले सकते हैं, और उसमें अध्याय के अंतर्गत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है कि अगर अध्याय 1 है तो 1.1 में कुछ है, ठीक। तो वो क्या रहेगा, अनुच्छेद रहेगा, जो अध्याय के अंदर ही अध्याय के संबंध में जो जो कुछ दिया रहेगा प्रावधान, वह जो है उसका अनुच्छेद रहेगा। और अनुसूची क्या है, तो अनुसूची में जो है लिस्ट बना रहता है कि कुछ बड़े लिस्ट वाले आ गए अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 1 है जिसमें राज्य, केंद्र और राज्य के बीच उनका नाम दिया हुआ है, केंद्र और राज्य दोनों का नाम दिया गया है। तो उन नामों को जो है अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 क्या है, लिस्ट रहता है इसमें अगर ज्यादा डिटेल है जिसको हम संविधान के अध्याय में भाग में शामिल नहीं कर सकते, उसको हम लास्ट में चैप्टर के लास्ट में नोट करके लिख देते हैं ना, कि नोट करके लिस्ट बना देते हैं टेबल, इससे आप रिफर कर सकते हैं करके। तो वैसी है कि ये जो है अलग से चार्ट बना हुआ है मान सकते हैं, और उसे अनुसूची में जैसे केंद्र, राज्य, इन सबका लिस्ट दिया हुआ है। सभी राज्य को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आपको लिस्ट कहाँ मिलेगा, अनुसूची 1 में। तो वही लिस्ट दिया रहता है अनुसूचियों में। तो जिस जिस संबंध में विषय में रहते हैं उन विषयों का सूची आपको मिलता है, वही अनुसूची कहलाते हैं, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा भारतीय संविधान क्या है। तो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे संविधान के भाग और अनुसूची दोनों को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ भारत में की संविधान, भारतीय संविधान कितने भागों में बटा है, यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान जो है पहले भी 22 भाग में था, 22 भाग में बटा हुआ है, और अभी भी वर्तमान में 22 भाग ही हैं, ठीक। तो भारतीय संविधान में भाग कितने हुए, 22। उसके बाद होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है संविधान बनने के समय अनुच्छेद कितने थे, लगभग 395 अनुच्छेद थे टोटल। भाग जो है 22 और 395 अनुच्छेद, और अनुसूची थे 8। तो इतना जो है संविधान निर्माण के समय था 1950 में। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद ये भाग अभी भी 22 है वर्तमान में। अनुच्छेद की संख्या अभी भी 395 है, अनुच्छेद संख्या 395 है, परंतु इसमें जो है ऐड होते होते उसका सब क्लॉज बनते हुए क ख करके ऐड हुआ जाता है। उसके बाद यह अभी लगभग 460 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं, लगभग 460 के आसपास अनुच्छेद हो गए हैं, परंतु अभी भी संख्या इतना है 395 ही है। अगर नंबरिंग देखेंगे 395 अनुच्छेद ही है। बीच बीच में जो अनुच्छेद हैं उनमें कुछ डिलीट किया गया है, कुछ जोड़े गए हैं। और देख सकते हैं हम यहाँ, तो और कौन कौन से हैं, ये अनुसूची के अंतर्गत देखेंगे तो अनुसूचियों की संख्या कितने हैं, 12, ठीक। तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है, इसमें 4 जो है बाद में कुछ कुछ संशोधन करने के दौरान जोड़ा गया है, तभी वर्तमान में 12 है। और भाग भी जो है संख्या में 22 है, परंतु इसमें से भाग 7 हट चुका है, और उसके अलावा जो है और भी इसमें भाग जुड़े हुए हैं, जिसे देखेंगे जैसे 9 के बाद क ख जुड़ा हुआ है तो 2 वहां जुड़ा है, 14 के बाद 14 क जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ऐसे और भी अनुच्छेद भाग भी जुड़े हुए हैं, पर संख्या भी 22 ही रखे गए हैं, ठीक। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाग को। तो भारतीय संविधान के विभिन्न भाग एवं उनसे संबंधित विषयों का यहाँ चार्ट है, आप इसी चार्ट से हम पढ़ेंगे इसे। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 में क्या दिया हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो हम इसे याद भी करते जाएंगे। तो देखिए हमें एक स्टोरी के थ्रू इसे याद करना है। जैसे हमें किसी भी एक नया देश बनाना है मान लीजिए, तो हम नया देश बनाना है, उसके ऊपर बुक लिख रहे हैं, ये तो वही है, एक नया देश बन रहा है, उसके ऊपर लिखा गया एक नियम का बुक है ये संविधान। तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, हम जो देश बना रहे हैं वो देश का क्षेत्रफल, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। तो इसीलिए भाग 1 में रखा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत एक संघ है और उसके अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र वो राज्य उसके क्षेत्र हैं, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 में यही है जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास एक देश बन गया, राज्य हो गए, तो उसके बाद क्या देखेंगे, अब वहां निवास कौन कर रहे हैं, तो वहां निवास कर रहे हैं लोग। तो उन लोगों को हमें एक कानून रूप से उन्हें कुछ बताना पड़ेगा कि वह जो है यही इसी देश के निवासी है। तो दूसरे में रखा गया है नागरिकता। तो भाग 2 में नागरिकता रखा गया है, ये प्रमाण करते हैं कि हम इसी भारत संघ के इन राज्यों के, इस भारत संघ के हम नागरिक हैं, ठीक। तो ये दूसरा हो गया नागरिकता। अब नागरिक हो गए तो उन नागरिकों को कुछ अधिकार भी दिया जाएगा कि वे जो है इस देश के नागरिक हैं, तो उनको कुछ मौलिक अधिकार दिया जाएगा। इसलिए भाग 3 में मौलिक अधिकार रखा गया है, जो कितना से रहेगा, 12 से लेकर 35 तक के, ठीक। ये 5 से 11 हो गए, ये 12 से 35 अनुच्छेद। अब देखिए ये हो गए नागरिकों के लिए। अब इन नागरिकों के लिए करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्यों को ही कुछ
निर्देश दिए जाएंगे कि आप नागरिकों के लिए ये प्रावधान कर सकते हैं। तो वही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्यों को बताया गया है कि आप जो है अपने राज्य के लिए ये कार्य कर सकते हैं करके। तो ये किसमें दिया गया है? भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए ये तो मूल संविधान में था। उसके बाद देखिए 4 का जोड़ा गया है भाग 4 का। तो भाग 4 का है मूल कर्तव्य। तो इसे बाद में जोड़ा गया है। पहले स्टार्टिंग में जब देश बन रहा है तब नागरिकों के कर्तव्य नहीं बताए गए थे, परंतु बाद में इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसमें क्या कहा गया है? मूल कर्तव्य क्या होते हैं? जो नागरिक है उनका भी देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसे जो है भाग 4 क में जोड़ा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य, जो कि 51 क में है। इसके अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य है। स्टार्टिंग में इसे 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, फिर बाद में जो है 46वें संविधान संशोधन में एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक, तो ये हो गए भाग 4 क तक के। अब देखिए अब हो गए कौन कौन से? वहां हो गए नागरिक, देश बन गया, नागरिक वहां हो गए, नागरिकता मिल गई, उनको मूल अधिकार भी दिया गया, राज्य को निर्देश भी दे दिए गए कि उन्हें क्या काम करना है, और फिर बाद में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो अब हम करते हैं संघ। अब फिर संघ के बारे में, केंद्र सरकार है उनके बारे में फिर यहाँ उपबंध दिया गया है कि केंद्र के सरकार कैसे चलेगा। तो केंद्र सरकार के लिए कौन कौन होंगे, उसके अंतर्गत कैसे चलेगा, उसके लिए जो है केंद्र कैसे कानून बनाएगा, इन सब के लिए भाग 5 है। तो भाग 5 में आपको पूरा संघ मिलेगा, ठीक, द यूनियन। और इस संघ के अंतर्गत जो है हमें 5 अध्याय पढ़ने हैं अलग से। इसी के अंतर्गत 5 अध्याय में बांटा गया है। भाग 5 को 5 अध्याय में बांटा गया है, इसे याद रखना है। भाग 5 अध्याय में बटा है, वही भाग 6 जो है 6 अध्यायों में बटा हुआ है। ठीक, तो भाग 5 में सबसे पहले हम कार्यपालिका देखते हैं। भाग अध्याय 1 कार्यपालिका। तो आपको इन अध्यायों को भी याद रखना है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि अध्याय 1, 2, 3 ऐसे में क्या है करके पूछे जाते हैं, इनका किससे संबंध है पूछा जाता है, तो आपसे अध्याय भी पूछ सकते हैं। तो अध्याय 1 में कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, भाग 4 में संघ की न्यायपालिका, और भाग 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो पहले जो कार्यपालिका कार्य करेंगे, दूसरा में विधायिका, संसद को विधायिका बोल सकते हैं, तो विधायिका है जो कानून बनाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दिए गए हैं। संघ की न्यायपालिका, अब न्याय करने के लिए, कानून को बैलेंस करने के लिए वहां न्याय भी होना आवश्यक है, इसलिए न्यायपालिका और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ये कैग होते हैं, ये जो है ऑडिटिंग करते हैं। तो जो भी व्यय है उन्हें बताने के लिए कैग भी है अध्याय 5 में। अब चलिए अगला देखते हैं राज्य। अब केंद्र के बाद राज्य का उल्लेख मिलेगा। तो भाग 6 में राज्य है, और राज्य 6 अध्यायों में बटा हुआ है। पहला साधारण, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा है राज्य का विधानमंडल, चौथा है राज्य की विधायी शक्ति, और 5वां है राज्य के उच्च न्यायालय, और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। तो देखिए कैग जो है पूरे भारत के लिए एक ही होते हैं कैग। तो ये कैग जो है दोबारा से नहीं दिया गया है, उनके स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो है एक राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय। फिर राज्य जिलों में बटा रहता है, तो जिलों के में अधीनस्थ न्यायालय बनाए जाते हैं। तो हर जिले मुख्यालय में अधीनस्थ न्यायालय कहलाएंगे, वही न्यायालय। ठीक, तो बाकी सभी चैप्टर तो उसी प्रकार है। पहला अध्याय जो है साधारण है, उसके बाद कार्यपालिका, विधानमंडल, विधायी शक्ति, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, अब अगला देखिए भाग 7। तो भाग 7 जो है वर्तमान में निरस्त कर दिया गया था, निरस्त कर दिया है भाग 7 को। तो भाग 7 में पहले क्या थे? तो इसमें पहली अनुसूची में भाग ख के जो राज्य हैं, तो पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के जो सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है, वो पहले भाग क, ख, ग, घ 4 भागों में बटे हुए थे। तो उसी में से भाग ख के राज्यों को भाग 7 में रखा गया था, जिसे कौन से 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है। तो इसे देख लीजिए, यह निरस्त कौन से अधिनियम में हुआ है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के धारा 29 के तहत इसको निरस्त कर दिया है भाग ख को। ठीक, सॉरी भाग 7 को। अब आगे देखिए भाग 8। अब भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले केंद्र को देखें फिर राज्य, अब उन दोनों का है केंद्र राज्य क्षेत्र। तो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, तो ये भाग 8 में देखने को मिलेंगे आपको। अब उसके बाद देखिए पहले केंद्र हुआ, राज्य हुआ, फिर केंद्र शासित प्रदेश हुए। उसके बाद छोटा इकाई क्या हो जाता है? ग्राम पंचायत। तो पंचायतों का उल्लेख कर दिया गया था भाग 9 में। तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख करके छोड़ दिया गया था। उस समय पंचायतों का गठन नहीं हुआ था जब संविधान बना। बाद में फिर इसी में संविधान में जो है संशोधन करने के बाद 73वां संविधान संशोधन और 74 संविधान संशोधन के तहत पंचायत और नगर पालिकाएं जोड़े गया है। तो भाग 9 में पंचायत वाले भाग में संशोधन करके जोड़ा गया, और 9 के क में नगर पालिकाएं जोड़ी गई है, और बाद में फिर सहकारी समितियां जोड़ा गया है। ठीक, तो ये भाग कितना है? 9 का ख है।
ठीक, आपको और भाग जो का नंबर है उसे आपको रोमन में भी याद रखना है। ये रोमन संख्या है, इसमें याद रखना है। तो अगर आपको रोमन नहीं पता है तो आप कैसे याद रखेंगे, इसमें सिर्फ 3 सिंबल रहते हैं रोमन में। अगर संख्या पढ़ना है तो देखिए, एक आपको एक खड़ी लकीर दिखेगा, इसका मतलब होता है एक। ये खड़ी लकीर है, उसका मतलब है क्या, एक। तो जहां भी आपको खड़ी लकीर दिखे इसका मतलब एक, इसे याद रखना है। और दूसरा है ये वी आकार दिखता है, इसका अर्थ होता है 5। ठीक, और एक दिखेगा आपको एक्स, तो ये क्या होता है, ये 10 होता है। ठीक, तो ये एक की लकीर के लिए सिंबल है, ये 5 के लिए और 10 के लिए। इसी तीनों के आधार पे आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, अगर एक ये डंडी वाला 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है 3 हो जाएगा, तो डंडी के हिसाब से ऐसे हो जाएगा। और 5 है, अगर 5 के पीछे तरफ 1 लग रहा है तो आप 5 से 1 कम कर देंगे, पीछे तरफ लग रहा है तो 1 कम करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 5 से आगे कोई संख्या है, 1 डंडी लग रहा है तो 1 ऐड कर देंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो जितना भी आगे लगा हुआ है, जितना भी संख्या, उतना ऐड करते जाएंगे तो ये उस संख्या को दिखा देगा। ठीक, तो इसी प्रकार बस आपको याद रखना है। 10 के लिए भी आपको यही रखना है। जैसे एक जो है, एक 10 है तो इसके पीछे लगा तो 1 माइनस कर देना है 10 में, तो 9 हो गया ये। और अगर आगे लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 1 ज्यादा हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 लगेगा तो यही 12 हो जाएगा, 3 लगेगा तो 13 हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आपको इसे याद रखना है। रोमन जो संख्या दिया है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन सीधा रोमन में दे दिए रहते हैं। तो कौन से भाग के बारे में पूछा जा रहा है उससे आपको क्लियर रहना है। तो देखिए, भाग 9 तक पढ़ लिए। भाग 9 पंचायत है, 9 के क में नगर पालिकाएं हैं और 9 के ख में क्या है, सहकारी समिति है। इनके अनुच्छेद को अभी आपको याद नहीं होगा। जब हम बारी बारी से सभी भाग को पढ़ेंगे तब हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ते जाएंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब अगला देखिए, भाग 10। तो भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो यहाँ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं। अगला है संघ और राज्य के बीच संबंध। अब दिया है 11वां। तो 11वां में पहुंच गए हम, क्या, संघ और राज्यों के बीच जो भी संबंध रहेंगे उन्हें दिखाया जाएगा। इसमें 2 अध्याय हैं। भाग 11 में 2 अध्याय। पहला अध्याय में विधायी संबंध है और दूसरे अध्याय में प्रशासनिक संबंध है। ठीक, तो देखिए, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में देखने को मिलते हैं। वही राज्य और केंद्र के बीच जो है वित्तीय संबंध पूछा जाए तो वित्तीय संबंध भाग 12 में देखने को मिलेगा आपको। ठीक, तो वित्तीय संबंध के लिए भाग 12 आ जाएंगे। तो भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद, ये सब दिए हैं और ये 4 अध्याय में बटा हुआ है। पहले अध्याय में वित्त है, दूसरे में ऋण लेना और तीसरे में है संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता और वाद, ये सभी है अध्याय 3 में। और 4 में इसे बाद में जोड़ा गया है संपत्ति का अधिकार। जो पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे बाद में कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क करके जोड़ा गया है। यह अध्याय 4 है भाग 12 का। ठीक, तो ये हो गया भाग 12। उसके बाद देखिए भाग 13। तो भाग 13 में क्या दिया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये पढ़े हैं आप अभी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और इसे रखा गया है भाग 13 में। ठीक, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करना है, वाणिज्य समागम, उसके संबंध में प्रावधान आपको भाग 13 में देखने को मिलेगा। देखिए भाग 14। तो भाग 14 में क्या है, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। तो संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, तो इसमें पीसीएस देखेंगे, यूपीएससी, पीसीएस, ये सब यहाँ होंगे। तो इसे अध्याय 1 में इसके सेवाएं हैं, अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर देखिए अब अगला है फिर 14 का। तो 14 के क में क्या है, अधिकरण। तो यहाँ अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। तो भारत में बहुत सारे हरित ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं। वो सब किसमें मिल जाता है देखने के लिए, 14 क में। तो इसे बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये संशोधन वाला है। तो ये अभिकरण को आपको याद रखना है, ट्रिब्यूनल 14 क में देखने को मिलेंगे। फिर 15 में है निर्वाचन। तो निर्वाचन और निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। तो भाग 15 में निर्वाचन आपको याद रखना है। भाग 16। तो भाग 16 के में क्या है, इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल के संबंध में विशेष उपबंध। तो यहाँ जो है वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है और इसी में से कुछ आर्टिकल के तहत इन सब के संबंध में आयोग बनाए गए हैं। ठीक, तो ये किसमें है, भाग 16 में। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। तो भाषा क्या होना चाहिए हमारे देश का और राज्य को, वो दिया हुआ है राजभाषा भाग 17 में। यह जो है अध्याय 1 में संघ की राजभाषा दिया हुआ है, अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं दिए हुए हैं, अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा दिया गया है, अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं। ठीक, तो ये होगा भाग 17। अब भाग 18 में क्या है, आपातकालीन उपबंध। तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी प्रोविजन। किसी आपातकालीन दौरान में क्या क्या होता है, तो 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध हमारे भारत में देखने को मिलता है। तो उन तीनों का वर्णन आपको मिलेगा भाग 18 में। भाग 19 में है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब मिसलेनियस, जो पूरे संविधान में देखने को नहीं मिलेंगे, वो सब कुछ विशेष प्रावधानों को रखा गया है भाग 19 में, जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं उनके लिए जो प्रकीर्ण है वे 19 में देखने को मिलेंगे। फिर भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये
संविधान भाग 20 में देखेंगे। अगला है 21, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील एवं विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो इसके तहत अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध, तो देखिए इससे याद रखने के लिए आप 21 है 2021 याद रखिए। ये कौन सा समय था? कोरोना वेव का समय था, ठीक, कोरोना। तो ये भी कैसे था? संक्रमणकालीन अस्थायी विशेष उपबंध। तो इनके लिए, कोरोना के लिए बचने के लिए जो उपबंध बनाए गए थे, तो इसी भाग के तहत जो है बहुत सारे उपबंध बनाए गए थे 2021 में। तो आप इसी से भाग 21 याद रखेंगे। कब? भाग 21 में कोरोना से संबंधित जो क्या था, संक्रमणशील बीमारी था, उससे बचने के लिए अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध जो किए जाते हैं, तो इसी भाग के अंदर किए जाते हैं। और फिर अंतिम है भाग 22। इसमें दिया हुआ है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इसमें सभी के संक्षिप्त नाम, जो जो शब्द यहाँ प्रयुक्त होंगे उसके शब्द का संक्षिप्त नाम देखने को मिलेगा। और भी कुछ कुछ प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत, तो जो शॉर्ट टर्म है उनको परिभाषित किया गया है, यहाँ बोल सकते हैं, परिभाषा देखने को मिल जाएगा आपको भाग 22 में, ठीक। तो ये हमारे भारतीय संविधान के 22 भागों को हमने देख लिया, 22 भाग पढ़ लिए। अब आप 22 भागों में इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं कि पूछ देगा भाग 5 का संबंध किस विषय से है करके, भाग 5 का संबंध किस विषय से करके पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे कि वह जो है संघ से संबंधित है। ऐसी भाग 10 का पूछेंगे तो आप बताएंगे उससे क्या संबंधित है। तो किसी भी भाग का ये पूछा जा सकता है, या किसी विषय को दे दिया रहेगा कि यह विषय किस भाग से संबंधित है। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो आपके लिए यह पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे भी ये जो है, अगर हम संविधान पढ़ रहे हैं तो उसका इंडेक्स है, उसका सिलेबस है ये। तो सिलेबस को पढ़ना सबसे पहले, कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसको सिलेबस पढ़ना होता है। तो उसी प्रकार हम संविधान पढ़ रहे हैं तो उससे पहले उसके भाग और अनुसूचियों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब चलिए, अब आगे हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में जब सबसे पहले भारत का संविधान बना था 1949 में, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। तब यहाँ अनुसूची की संख्या कितने थे? 8 अनुसूची थे। बाद में फिर 9, 10, 11 और 12, ये 4 अनुसूचियां जो है अलग अलग संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले अनुसूची को देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो इसमें हमें मिलेगा राज्य के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। तो हम पहले भी चर्चा किए थे कि पहले अनुच्छेद में दिया हुआ है भारत में जितने भी वर्तमान में राज्य है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र, उनके जो है नाम और उनकी सीमा। तो राज्य और उनके नाम क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरी और उनके सीमाएं, तो ये सभी मिलेगा आपको हमें प्रथम अनुसूची में। इसका संबंध किनसे है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अर्थात भाग 1 से संबंध रखता है अनुसूची 1। अब दूसरा देखिए, दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या हुआ है? इसमें निम्नलिखित जो दिए गए हैं पदाधिकारी, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान अनुसूची 2 में रखा गया है। तो इसमें किनका किनका वेतन भत्तों का चर्चा किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो इतने का बस आपको याद रखना है। इन सभी का जो वेतन भत्ते और पेंशन है उनका प्रावधान जो है अनुसूची 2 में मिलता है। उसके सूची दिया गया है कि इन्हें कितना वेतन मिलता है, ये सब यहाँ दिया गया है। आगे चलिए, अब भाग अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 इसमें क्या है? तो इसमें जो है निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशी द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। तो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप मिलेगा अनुसूची 3 में। तो अनुसूची 3 में देखिए, पहले संघ के मंत्री, यहाँ किनके नहीं मिलते हैं? राष्ट्रपति के नहीं मिलते हैं, ठीक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका जो शपथ प्रतिज्ञान है उनके अलग से, उनका जो अनुच्छेद पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, जिस भाग में राष्ट्रपति हैं वही उनके अनुच्छेदों में शामिल है उनका शपथ और प्रतिज्ञा। तो हमें तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ है संघ के मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हैं, संसद के सभी सदस्यों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, राज्यों के मंत्री के, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। तो यहाँ वही पहले संघ के मंत्री सभी, प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल हैं, सभी सदस्यों का और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। सेम यही राज्य के लिए रहेगा, राज्य के सभी मंत्री, सभी विधानसभा सदस्य और सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। और जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनका भी शपथ प्रतिज्ञान इसी में दिया गया है। अब आके देखिए चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है अनुसूची 4 में दिया गया है। तो अनुसूची 4 में दिया गया है किस राज्य में कितने राज्यसभा सीट आवंटित किए गए हैं, उसकी सूची आपको मिलेगा अनुसूची 4 में। इसका संबंध देख सकते हैं अनुच्छेद 4A से और 80(2) से संबंधित है, 4(1) और 80(2) से।
अब चलिए आगे हम देखेंगे पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए पांचवी अनुसूची हम अभी जनजाति पढ़े हैं, इससे पहले हम जनजाति पढ़ चुके हैं, उसमें भी हम पढ़े हैं पांचवी अनुसूची के संबंध में, जिसमें 10 तो भारत में जो है 10 राज्य हैं जो इस अनुसूचित क्षेत्र हैं। तो उन 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्रों का सूची कहाँ मिलता है? हमें पांचवी अनुसूची में मिलता है, जिसमें 10 राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ भी एक है। ठीक, तो इसके सूची दिया गया है पांचवी अनुसूची में। और छठवीं अनुसूची में क्या दिया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो अब यहाँ दिया है जनजातीय क्षेत्र कहाँ कहाँ के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये चारों राज्यों का नाम आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए माटा से याद रख सकते हैं इसे, माटा। तो एक माँ से होगा क्या? मिजोरम, मिजोरम ले सकते हैं माँ से। अ से असम, असम ले सकते हैं। ठीक, सॉरी माँ, डबल एम है, एम मैट से, एम मैट से आप याद रखेंगे इसे। मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां प्रशासन के संबंधी उपबंध जो है छठवीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। फिर अगला चलिए 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में हमें 3 सूची देखने को मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सभी सूची का लिस्ट आपको 7वीं अनुसूची में देखने मिलेगा। संघ के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन से, और समवर्ती सूची में कौन से विषय शामिल है, इनका उल्लेख आपको 7वीं अनुसूची में मिलेगा। अब देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो भाषाओं की सूची, मूल संविधान में पहले 14 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा मिला था। मतलब 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या पहले 14 थी, जबकि वर्तमान में इस सूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। जिनमें कौन कौन से आते हैं 22 भाषाएं आप देख सकते हैं। इसे जब हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे हम इसे भाषा, उसमें हम पूरा याद करेंगे, इसे ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे हम इसे। ठीक, तो पहले 14 भाषा थे, उसके बाद फिर 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में 2 भाषा जोड़ा जाता है, कोंकणी और मणिपुरी। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा जोड़े जाते हैं 21वें संविधान संशोधन में। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी और मैथिली, ये 3 भाषा जोड़े जाते हैं। और 92वें संविधान संशोधन के तहत ये 4 भाषा संथाली भी जोड़ा जाता है। कौन से? 92वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, तो यहाँ 3 बार संशोधन हुआ है। इसमें पहले सिंधी भाषा जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो इसे हम और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। अभी आपको बस अनुसूची याद रखना है। 8वीं अनुसूची में क्या दिया है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है राजभाषा के रूप में। ठीक, भाषाओं को दिया गया है। अब चलिए अगला दिया है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची इसे हम कब जोड़े थे? इसे 1951 में, पहला संविधान संशोधन 1951 में से जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था भूमि सुधार या जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाया गया अनुसूची है ये। तो भूमि सुधार और जमीन उन्मूलन के लिए बनाए गए अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया गया है। तो इस अनुसूची में शामिल कोई भी अधिनियम को अगर इस अनुसूची में शामिल कर दिया गया है तो वह जो है पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर हो जाता है। अर्थात उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जाएगा। जब तक उसमें अगर संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उसका हनन नहीं हो रहा है, तब तक उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले जो वर्ष 1981 में हुआ था, इसने स्पष्ट कर दिया था कि 4 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तिथि है के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो यहाँ न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, पर उसका आधार क्या बताया गया था? आधारभूत ढांचा। तो बेसिक जो फाउंडेशन है, आधारभूत ढांचा है, वह हनन नहीं होना चाहिए। तो आधारभूत ढांचा को परिभाषित किया गया था ये केशवानंद भारती केस में, और उसी के आधार पर इसमें जो भी अधिनियम शामिल है उसका न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, यह भी कहा गया था। परंतु उसके लिए बस कंडीशन होना चाहिए कि वह आधारभूत ढांचे का हनन करता हो तब। चलिए अब 10वीं अनुसूची देखते हैं। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून है। तो इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों को सदस्यता से निर्हरता संबंधी उपबंध है, तो उनको निर्हरित किया जा सकता है दल बदल। अगर इसके लिए अलग से नियम बना हुआ है, यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर क्या बोलते हैं कोई भी सदस्य, विधानसभा सदस्य अपना पार्टी वगैरह चेंज करता है तब उसे निर्हरित कर दिया जाते हैं। तो इसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा अलग से नियम बनाए जाते हैं, उसे हम निर्वाचन वाले जो भाग है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे।
11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची में इसमें हम पंचायती राज देखते हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं 11वीं अनुसूची में, जो पंचायत की शक्ति और उत्तरदायित्व तो निर्धारित करते हैं। फिर 12वीं अनुसूची या इसमें नगर पालिका संबंधित प्रावधान है। इसमें 18 विषय हैं जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये हो गया 12 अनुसूचियां। तो हम पूरे 22 भाग और 12 अनुसूची को पढ़ लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।